Good morning everyone. Today we are going to discuss about purification of colloid by different method. आज हम लोग कोलाइड को प्यूरिफाइड करने का मेथड समझेंगे। पहला मेथड है हमारा डायलिसिस, सेकेंड इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इन तीन मेथड के द्वारा हम कोलाइड को प्यूरिफाइड करते हैं। जनरल मेथड ये है कि अगर कोई कोलाइड सॉल्यूशन है उसको हम प्यूरिफाइड करें, प्यूरिफिकेशन करें तो हमको यहाँ पर प्योर कोलाइड मिलेगा, प्योर कोलाइड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो रिमूव करना है ये इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हमको कोलाइड सॉल्यूशन में से इम्प्योर जो कोलाइड हैं उसमें से हमको इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना है। जब किसी भी कोलाइड में से इलेक्ट्रोलाइट जब रिमूव हो जाएगा तो हमारा कहलाएगा क्या? प्योर कोलाइड कहलाएगा। तो इसी प्योर कोलाइड को प्यूरिफाइड करने के लिए हम अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। पहला मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस में अगर कोई हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज हो जाते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा पास हो जाते हैं, लेकिन कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा एग्जैक्ट डिफ्यूज नहीं होते हैं। तो कोलाइड सॉल्यूशन को प्यूरिफाइड करने के लिए हम एक सेल मेम्ब्रेन लेंगे या बैग ऑफ पार्चमेंट मेम्ब्रेन ले लेंगे। ये जो बैग रहेगा ये सेल मेम्ब्रेन का बना रहेगा। इसी बैग में हम कोलाइड सॉल्यूशन को ले लेते हैं और कोलाइड सॉल्यूशन को ले करके उसको हम बैग को हम लटका देते हैं। लटकाने के बाद इसको हम वाटर में हैंग कर देते हैं। वाटर में हम इसको थोड़ा सा डिप कर देते हैं। डिप्ट करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिफ्यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट इसमें से रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद जो इस बैग में जो रहेगा वो आपका प्योर कोलाइड होगा। सेम पैटर्न जैसे हम लोग किसी फंक्शन में अगर छेना या पनीर को अगर फाड़ते हैं तो सेम वही पैटर्न है। मान लीजिए मिल्क हम ले लेते हैं, मिल्क को गर्म करने के बाद अगर किसी कॉटन कपड़े में उसको हम ले करके और उसको हम लटका देंगे और लटकाने के बाद कुछ देर के बाद जो है धीरे धीरे उसमें से इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे पास हो करके और उस कॉटन कपड़े में जो बचेगा वही हमारा कोलाइड कहलाएगा, कोलाइड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमको पनीर को फाड़ना है या छेने को फाड़ना है तो वही पैटर्न हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि एक बैग रहेगा, सेल बैग इसको कहते हैं। इस बैग में हम कोलाइड सॉल्यूशन को ले लेंगे और कोलाइड सॉल्यूशन ले करके इसमें हम वाटर रखेंगे इस कंटेनर में, उसी में इसको हम लटका देंगे। लटकाने के बाद धीरे धीरे इसमें से इलेक्ट्रोलाइट हमारा रिमूव होना शुरू हो जाएगा और जो शेष बचेगा वही हमारा प्योर कोलाइड सॉल्यूशन होगा। इसी प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कोलाइड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डायलिसिस। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं फ्रॉम इम्प्योर कोलाइड सॉल्यूशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कोई भी कोलाइड सॉल्यूशन है इसमें से हम इलेक्ट्रोलाइट को अलग किया, किसके द्वारा? तो सेल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो उसको हम कहेंगे
डायलिसिस बोले थे, उस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहेंगे। सेम पैटर्न है, जैसे आप पनीर फाड़ते हैं, छेना फाड़ते हैं, वहीं यहाँ भी काम किया जाता है। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अगर हम आर्डिनरी डायलिसिस जो यहीं पढ़े हैं, इसी प्रोसेस को हम अगर मॉडिफाई कर देंगे तो ये आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस हो जाएगा। यही सब कुछ रहेगा, यही काम हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। मेम्ब्रेन के थ्रू अगर आयन का मूवमेंट दो इलेक्ट्रोड के सहायता से होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेकेंड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर होता है। जैसे हमारे पास नॉर्मल फिल्टर है, उस नॉर्मल फिल्टर को अगर हम सक कर दें जिलेटिन में या फॉर्मल्डिहाइड में तो हमारा एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा। तो अगर सक करेंगे जिलेटिन में या फॉर्मल्डिहाइड में तो नॉर्मल फिल्टर पेपर में जो पोर हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद जो भी हम कोलाइड लेंगे, कोलाइड सॉल्यूशन लेंगे और उसको हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट हमारा धीरे धीरे हमारा पास हो जाएगा, और जो रिमेन बचेगा वो हमारा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। कोलाइड सॉल्यूशन में से हमको इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना है, जब रिमूव कर देंगे तो हमको प्योर कोलाइड सॉल्यूशन मिल जाएगा। नॉर्मल जो आपका फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम डिप्ड करेंगे, डिप्ड इन जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड। जब जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड में अगर हम डिप्ट कर देंगे तो पोर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। देन रिड्यूस पोर, किसका पोर? तो फिल्टर पेपर का। और फिल्टर पेपर का जब पोर रिड्यूस हो जाएगा तो ये किसका काम करेगा? इट वर्क एट अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से अगर हम किसी कोलाइड को अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा दिया, यहाँ से कोलाइड इम्प्योर कोलाइड लिया, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और जो रिमेन बचेगा वही हमारा प्योर कोलाइड कहलाएगा। तो इस तरह से हम कोलाइड को प्योर करने का हम तीन मेथड देखा। पहला मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कोलाइड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। और दूसरा हमारा था इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस इज मॉडिफाइड बाय नॉर्मल डायलिसिस इफ movement of colloid particle fast in electric field is known as electrodialysis। अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग देखें, अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम डिप्ट कर देंगे जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड में तो नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद वो वर्क किसका करेगा? अल्ट्रा फिल्टर पेपर का। अब इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम कोलाइड को क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो भी आपका फिल्ट्रेट बचेगा वो आपका प्योर कोलाइड हो जाएगा। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड टिंडल इफेक्ट, थर्ड ब्राउनियन मूवमेंट एंड फोर्थ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड थर्ड कोगुलेशन। इसमें से हमारा फोकस करना है टिंडल इफेक्ट पे, ब्राउनियन पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। इसको हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये कोलाइड सॉल्यूशन के भी प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है। अगला हमारा है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अगर हमारा ट्रू सॉल्यूशन है तो ट्रू सॉल्यूशन में अगर हम बीम ऑफ लाइट अगर पास करेंगे तो हमारा नो स्कैटरिंग लाइट हमारा पास होगा, उसमें से स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कोलाइड सॉल्यूशन है, अगर हम कोलाइड सॉल्यूशन को अगर हम इस कंटेनर में ले लिए हैं, अगर हम यहाँ पर लाइट अगर हम इस पे पास करें, लाइट सोर्स ऑफ लाइट देंगे और यहाँ पर एक स्लिट लगा देंगे, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। ट्रू सॉल्यूशन में हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन कोलाइड सॉल्यूशन में हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है। तो जनरली हम टिंडल इफेक्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दो सॉल्यूशन विच प्रोड्यूस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे टिंडल, तो अपने ही नाम पर इसका नामकरण किया टिंडल इफेक्ट। जैसे हम इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मान लीजिए अगर सनराइज हो रहा है सुबह में, तो अगर हम विंडो से अगर देखा जाए तो ऊपर जो रूम के ऊपर जो विंडो लगाई गई होती है छोटी सी, तो उससे अगर देखा जाए तो एक कोन का फॉर्मेशन होता है, डस्ट पार्टिकल हमारी दिखाई देती हुई फीलिंग होगी। तो वो किसके कारण होता है? टिंडल इफेक्ट के ही कारण होता है। जनरली हमारा अगर आपसे पूछा है कौन सा कोलाइड हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो लायोफोबिक कोलाइड हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। लायोफोबिक हमारा चार्ज कंटेनिंग कोलाइड होता है, तो लायोफोबिक ही हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। जिसमें हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट फीलिंग होगा, जिस सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो कोलाइड सॉल्यूशन पे अगर हम लाइट पास करेंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन हमारा प्रोड्यूस नहीं करता स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये ध्यान देना है। जब यहाँ से अगर हम इसको हम देखेंगे तो एक तरह से यहाँ पर एक कोन आपको दिखाई देगा। इसको आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कांच का ग्लास ले लें, मिल्क उसमें डाल लें, मिल्क हमारा कोलाइड सॉल्यूशन है, या फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लें, तो उस पर अगर हम लाइट पास करेंगे, टार्च अगर ग्लो करेंगे तो हमको कोन फीलिंग दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं टिंडल कोन बोलते हैं। डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है टिंडल, तो अपने ही नाम पर इसको हम टिंडल इफेक्ट रखा। अगला हमारा है प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट। तो कोलाइड के पार्टिकल हमारा जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, इसीलिए इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये है कि अगर कोलाइड के पार्टिकल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कोलाइड के पार्टिकल हमारा मूव करना शुरू कर देता है। इफ़ मोमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल एट कैथोड तो इज नोन एज केटाफोरेसिस। इफ मोमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल एट एनोड इज नोन एज एनाफोरेसिस। अगर मान लीजिए ये कोलाइड सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशन है, इसमें हम दो ठे इलेक्ट्रोड लगा दिया और दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो कोलाइड के पार्ट ये बैटरी है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कोलाइड के पार्टिकल का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोलाइड के पार्टिकल हमारा मूव करना शुरू कर देगा कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं।
मोमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो टर्म आएगा, इसमें तो दो हम एनोड, एक एनोड लगा है एक कैथोड लगा है। अगर कोलाइड के पार्टिकल एनोड की तरफ मूव करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज एनाफोरेसिस। अगर कोलाइड के पार्टिकल हमारा कैथोड की ओर मूव करेगा तो उसको हम केटाफोरेसिस कहते हैं। एनाफोरेसिस और केटाफोरेसिस दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है। इफ मोमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल एट कैथोड इज नोन एज केटाफोरेसिस, इफ मोमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल एट एनोड इज नोन एज एनाफोरेसिस। एनाफोरेसिस प्लस केटाफोरेसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला हम देखेंगे कोगुलेशन। कोगुलेशन COAGULATION कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब ये है कि अगर लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर डाल देंगे तब हमारा प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, तो उस प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ ये लायोफोबिक कोलाइड है, लायोफोबिक कोलाइड हैं। तो लायोफोबिक कोलाइड में अगर कोई हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद प्रिसिपिटेट जो बनेगा तो इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्हेन कोलाइड सॉल्यूशन कन्वर्ट टू PPT in the presence of electrolyte is called as coagulation। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंट आपका कोलाइड सॉल्यूशन दे देगा और उसमें पूछेगा कि किसमें कोगुलेशन ज़्यादा होता है। तो कोगुलेशन पावर को डिटरमाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हार्डी सुल्ज रूल। तो हार्डी सुल्ज रूल के द्वारा हम कोगुलेटिंग पावर को डिटरमाइंड करेंगे। तो अगला हेडिंग हम देंगे हार्डी सुल्ज रूल। हार्डी सुल्ज रूल, हार्डी सुल्ज रूल ये कहता है कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन। इस रूल के द्वारा अभी हम लोग कोगुलेशन पढ़े हैं, तो मान लीजिए कोई भी हमारा कोलाइड सॉल्यूशन दिया रहेगा, उसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो कोगुलेशन का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कोलाइड सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर किसका होगा। तो हार्डी सुल्ज रूल ये कहता है कि कोगुलेटिंग पावर CP का मतलब कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन। यहाँ पर देखिए कि इन 3 कोलाइड को हम क्या करेंगे कि आयनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर SN4 प्लस हो जाएगा, Al पर 3 प्लस हो जाएगा और Fe पर 2 प्लस हो जाएगा। अब इससे देखिए कि किसकी वैलेंसी ज़्यादा है। Sn की वैलेंसी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर कौन होगा, SN4 हो जाएगा। सबसे कम कौन होगा, Fe2 प्लस होगा। अगर इन सभी में हम इलेक्ट्रोलाइट डालें इस सॉल्यूशन में तो सबसे ज़्यादा कोगुलेशन मतलब प्रिसिपिटेट किस में बनेगा, तो SnOH का होल 4 में बनेगा। सबसे कम किस में बनेगा, FeOH का होल 2 में बनेगा।
तो हार्डी-शुल्ज रूल यही कहता है कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन। तो आपको अलग अलग टाइप के कोलाइड सॉल्यूशन दिया रहेगा। उस कोलाइड सॉल्यूशन को पहले आप चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको वैलेंसी का पता चल जाएगा। तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा रहेगा उसमें कोगुलेशन पावर अधिक रहेगा। तो ये था हमारा हार्डी-शुल्ज रूल और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लिए।